फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि ये कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर रहते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट को नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर देखें, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है रिलेटिव टू विच, या विद रिस्पेक्ट टू भी लिख सकते हैं, बाय विच वी कैन टेक मेजरमेंट्स आर टेकन, मतलब जिसके अंदर रहते हुए या जिसके लिहाज से आप मेजरमेंट ले सकते हैं। अब डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक आपके लेवल पे कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी हैव 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस होते हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब इन एक्सिस के लिहाज से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करते हैं। जैसे कल हमने एग्जांपल की थी कि फॉर एग्जांपल ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ पे लेट्स सपोज इस पॉइंट पर है, तो आप बता सकते हैं कि ये फ्रॉम द ओरिजिन इसका डिस्टेंस कितना है। तो आप स्ट्रेट वेक्टर ड्रॉ करते हैं, उसकी प्रोजेक्शन ले आए अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है। इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस भी आपको उसकी वैल्यू का आइडिया हो जाएगा कि ये एक्स एक्सिस के लिहाज से और वाई एक्सिस के लिहाज से कितने फासले पर है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप 3 डायमेंशन में है, जैसे ये इस पिक्चर में देखें 3 एक्सिस है और एक क्यूबिकल शेप, मतलब एक रूम बना हुआ है। अब इसके अंदर कोई भी चीज़ यहाँ पे प्लेस की हो ना, तो आप उसकी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप फिज़िक्स लैब में काम कर रही हैं, तो जो फिज़िक्स लैब की वॉल्स हैं वो एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएंगी। मतलब आप अपनी जो फिज़िक्स लैब की वॉल्स हैं उनके लिहाज से बताएंगी अच्छा ये ऑब्जेक्ट इतने फासले पर पड़ा है। और इसी तरह आप किसी ट्रेन के कैबिन में हैं, तो फिर ट्रेन के जो कैबिन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। क्योंकि देखें, आपने ये बताना है ना किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, तो पहले आपको कोई एक फिक्स पॉइंट लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें देखें कोई कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर है। अच्छा, अब देखें जैसे अगर हम 3 डायमेंशन में बनाते हैं कि ये आपके पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जी एक्सिस। अब फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, समझ लें सेंटर में है, लेकिन स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक्स और वाई के दरमियान में, ये आप समझ लें इनके दरमियान में कहीं लाई कर रहा है। तो देखें इसकी पोजीशन एक्स के अलोंग भी कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू वाई के अलोंग भी होगी इसी ऑब्जेक्ट की। और अगर आप z एक्सिस पे आ जाएं, उसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कि ये अगर वेक्टर है, इसी का ही इमेज हम डाउनवर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा इसकी z के अलोंग क्या वैल्यू है। ठीक है, तो एक्स वाई इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपने पोजीशन मेजर करनी है तो कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ऐसे ही हो जाए। और अगर मैं कहूँ कि फोर्थ कोऑर्डिनेट भी होता है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? सर, नो आइडिया। जी, चले उसमें ये होगा कि टाइम इज द फोर्थ कोऑर्डिनेट। आप कह सकते हैं कि अच्छा टाइम लेट्स सपोज 0 सेकेंड है, तो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है, आफ्टर 5 सेकेंड ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर आ गया, तो आप टाइम के लिहाज से भी बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं और एक टाइम कोऑर्डिनेट है। तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए, 4।
जिसमें से 3 जो है वो पोजीशन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई एंड जी, एंड द फोर्थ वन इज द टाइम कोऑर्डिनेट। क्लियर? यस सर। चल, अब नेक्स्ट आ जाता है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Yes. Next is inertial and non-inertial frame of reference. अब inertial frame of reference क्या होगा? इसकी फर्स्ट डेफिनेशन ये देखें, फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब कोई भी ऐसा फ्रेम जो या तो रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, मतलब उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? 0। उस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे एक गाड़ी है, वो अगर रेस्ट पर है तो उसका जो गाड़ी का कैबिन होगा, फ्रेम होगा, उसको आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे। और अगर वही गाड़ी मूव कर रही है बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो फिर भी उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही कंसीडर करेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यस, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वो तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कभी भी कंसिडर नहीं होगी ना। सर्कुलर पाथ पे यस सर। नहीं, हम फ्रेम बना रहे हैं कि कोई भी, जैसे एक कैबिन है, रूम है, वो एक फ्रेम होगा ना, उसके अंदर रहते हुए आप ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप जैसे गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी रेस्ट पर है, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि जो गाड़ी का फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और अगर वही गाड़ी मूव करके जा रही है विद रिस्पेक्ट टू विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस टाइम भी हम क्या कहेंगे कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है। जैसे अभी आप रूम में बैठी हैं, तो जो रूम की वॉल्स हैं वो आपके लिहाज से तो ऐसा रेस्ट पर ही है ना। वैसे तो हमारी अर्थ मूव कर रही है, तो हम अर्थ को भी क्या कंसीडर करते हैं? अप्रोक्सीमेटली, 100% नहीं, अर्थ कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉट एग्जैक्ट 100%, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम क्या कहते हैं कि अर्थ भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब इसकी आगे डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट देखें। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दोज फ्रेम इन विच न्यूटन लॉज आर वैलिड। कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा होता है जिसमें जो न्यूटन लॉज हैं वो क्या होते हैं? वैलिड होते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी अनलेस आप बाहर से कोई फोर्स ना लगाएं। ठीक है ना? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। तो अगर आप देखें, गाड़ी में बैठे हैं और वो गाड़ी रेस्ट पर है, और अगर आप उसके कैबिन, उसका जो आगे बॉनेट है, उस पर आप डैशबोर्ड पे सॉरी कोई भी चीज़ प्लेस कर दें, तो वो खुद ब खुद तो नहीं मूव करेगी ना जब तक आप उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते। या हम जैसे अभी आप, हमारी अर्थ मूव कर रही है, आप कोई भी टेबल पे कोई चीज़ रख दें, बुक रख दें, वो उस टाइम तक खुद मूव नहीं करेगी जब तक आप बाहर से उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। तो न्यूटन लॉ भी यही कहता है कि जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे, वो चीज़ खुद ब खुद मूव नहीं करेगी। तो इसका मतलब है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन लॉज होते हैं दे आर वैलिड। मतलब जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ की एग्जांपल दी है मैंने, कि जैसे हमारी अर्थ है उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। तो जब तक आप बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ की सरफेस पे पड़ा है ना, जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो खुद कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। थर्ड पॉइंट है, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जीरो फोर्स कोरिस्पॉन्ड्स टू जीरो एक्सेलरेशन। मतलब जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, जीरो फोर्स कोरिस्पॉन्ड्स टू जीरो एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज
फॉर एग्जाम्पल इसको आप 4 पॉइंट बेशक कह दें, अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि अगर एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके अंदर आप जो भी चीज़ रखेंगे ना वो उस टाइम तक नहीं हिलेगी जब तक बाहर से आप कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, जस्ट लाइक अर्थ। लेकिन पॉसिबल कब है? व्हेन ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन जैसे नॉर्मली पाकिस्तान में ट्रेन्स है वो तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं मूव करती हैं, उसमें तो आप कोई भी चीज़ रखें वो तो आप देखेंगे वाइब्रेट होती रहती है कॉन्टीन्यूसली। लेकिन अगर आप जैसे बुलेट ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हाई स्पीड से जा रही होती हैं, लेकिन अंदर जो भी चीज़ आपने रखी हुई है उनको किसी को भी पर्सन को फील नहीं होता। तो बच्चे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो? नो सर। इसकी आपने ये 4 पॉइंट्स आपने लिख देने। नेक्स्ट इज, अब इन सारे पॉइंट्स को आप अगर ऑपोजिट कर दें तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो पहला पॉइंट था हमारा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होना चाहिए या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो यहाँ पे आपने कहना ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म की बजाय वेरिएबल वेलोसिटी होनी चाहिए। ओके, और इट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज आइदर हैविंग अ यूनिफॉर्म लीनियर एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि ये आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन इसमें होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है, और उसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि वेरिएबल वेलोसिटी, और इज बीइंग रोटेटेड विद यूनिफॉर्म स्पीड। और जो आप बात कर रही थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वो फ्रेम होगा ना और इज बीइंग रोटेटेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो रोटेट कर रहा है तो उस टाइम भी ना जब बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही होती है बच्चे, तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। और हम इनर्शियल में क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेशक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक सिंगल कंडीशन है, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिंगल आप समझ लें कि एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। जैसे आप कह रही थी कि ऑब्जेक्ट सर्कल में रिवॉल्व करेगा ना, तो उस टाइम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वजह से अब एक्सेलरेशन तो है ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि वो अब इनर्शियल नहीं है, बल्कि वो क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट इज, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दोज रेफरेंस फ्रेम इन विच न्यूटन लॉज आर नॉट वैलिड। देखिए, अब गाड़ी एक वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो उसके डैशबोर्ड पे आप कोई भी चीज़ रखें ना, तो वो उस वेरिएबल वेलोसिटी की वजह से खुद ब खुद, आपने देखा होगा एक डैशबोर्ड पे रखें वो थोड़ी सी आगे चली जाएगी, उसकी मूवमेंट, गाड़ी की मूवमेंट की वजह से इधर आ जाएगी डैशबोर्ड पे। अब आपने तो बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाई है, हमने तो बाहर से उसको ऑब्जेक्ट को छेड़ा भी नहीं है, लेकिन वो गाड़ी की मूवमेंट से ही ना वो ऑब्जेक्ट मूव करके या स्लाइड करके एक जगह से कहाँ पे चला गया? दूसरी जगह पे। तो अब न्यूटन लॉ तो कहता है जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे ऑब्जेक्ट का मूव नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ पे अब बाहर से फोर्स भी नहीं लगा रहे, बल्कि फ्रेम के एक्सेलरेशन की वजह से ही वो ऑब्जेक्ट स्लाइड हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉज वैलिड नहीं होते। थर्ड पॉइंट, इन नॉन इनर्शियल फोर्स जीरो फोर्स। अब देखें, अब बाहर से तो आप कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे ना, आपने तो बस ऑब्जेक्ट को डैशबोर्ड पे रख दी है, फोर्स तो ज़ीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन उसमें ज़ीरो नहीं होगा। वो फ्रेम की मूवमेंट की वजह से ही ना ऑब्जेक्ट खुद ब खुद मूव करने लग जाता है। जबकि यहाँ पे क्या था, आपने फोर्स नहीं लगाई थी तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो था। लेकिन यहाँ पे हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर may be considered as a non inertial frame of reference। जैसे कोई भी आपके पास
एक समझ लें ऑब्जेक्ट है, उसको डाउनवर्ड आप मूव करवा दें, उसमें एक्सेलरेशन होगा ना, विच इज़ 9.8, ठीक है। या एक गाड़ी है, इफ द कार इज मूविंग विद वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये आपने अगर डिफरेंस आता है तो ये 3 पॉइंट्स और एक एक एग्जाम्पल लिख देनी है। यहाँ तक बच्चे कोई कन्फ्यूजन? नो सर। आपका क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो गया? सर चले, सो नेक्स्ट इज, तो ये शॉर्ट में अगर आएगा तो डिफरेंस आपने लिखना है। जस्ट जी, नेक्स्ट है हमारी, ये स्लाइड्स हो गई थी। अच्छा, ये अगेन मैंने वही लिखा हुआ है। आवाज़ आ रही है मुझे आपको? जी सर आ रही है। जी, नेक्स्ट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये भी सिंपल वही है, जस्ट मैंने दोबारा स्लाइड उसको रखा हुआ है। इन फिजिक्स वी टेक ऑब्जर्वेशन फ्रॉम पॉइंट जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए, हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं ना, तो एक फिक्स पॉइंट कंसीडर करते हैं, उसके लिहाज से ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, ठीक है। मे बी फिक्स्ड और वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, दिस सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेम। ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को उन्होंने लिखा हुआ। नेक्स्ट इज inertial frame of reference. If the frame of reference is fixed or moving with constant velocity with respect to the earth के लिहाज से, it is called inertial frame of reference. और you are at the bus stop and observing the speed of various cars, ठीक है ना, वो भी inertia। आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, तो आप जिस जगह पे हैं तो वो एज ए inertial frame of reference होगा, बस स्टॉप जो है। ये वही सेम चीज़ें हैं, इसको मैंने पैराग्राफ में था, वो वाला आपके पास पॉइंट्स में है। बेहतर ये क्या वो पॉइंट्स ही लिखें। तो नेक्स्ट इज इनर्शियल हो गया। नेक्स्ट है बच्चे आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये ज़रा इसकी डेरिवेशन थोड़ी कम ही है, लेकिन ज़रा कॉन्सेप्ट इसके थोड़े से डिफ़िकल्ट है। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे टाइप किया है, दिस थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय आइंस्टाइन इन 1905। ये एज ए MCQs के लिए याद रखना है। आइंस्टाइन की ना 2 थ्योरीज हैं, एक है आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक है आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो आपके कोर्स में है वो है आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो ये थ्योरी आइंस्टाइन ने पुट फॉरवर्ड है, उसकी उसने इसको लिखा हुआ है और 1905 में इसने पेपर पब्लिश किया था। नेक्स्ट इज दिस थ्योरी डील्स विद दोज बॉडीज विच आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब ये जो थ्योरी है ये किससे डील करती है? डील्स विद दोज बॉडीज विच आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जिनकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। वो हम देखेंगे क्या कौन सी चीज़ है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है जिन बॉडीज़ की वेलोसिटी चेंज होती है उस पे यह थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते। नॉर्मली आप समझ लें स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है, तो ये थ्योरी नॉर्मली स्पीड ऑफ लाइट को डील करेगी। थर्ड पॉइंट है इट स्टडी द अफेक्ट ऑफ रिलेटिव मोशन ऑन फिजिकल फिनोमेनास। कि ये थ्योरी हमें बताती है कि जो रिलेटिव मोशन है, जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, उसका
रिलेटिव मोशन का हमारी जो डेली लाइफ के प्रोसेसेस हैं या फिजिकल फिनोमिनाज हैं उन पे क्या अफेक्ट होता है, वो आप देखेंगे। मैस इंक्रीज हो जाता है, टाइम डायलेट कर जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है ना। कि वैसे तो हमारे पास रिलेटिव मोशन जस्ट है ना, अब उसका हमने देखना है कि उस रिलेटिव मोशन का जो डिफरेंट एवरीडे प्रोसेसेस हैं या जो फिजिकल फिनोमिनाज हैं उन पे क्या अफेक्ट होता है, ठीक है। और एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इन दिस थ्योरी, यहां पे मैं लिख देता हूं, इन दिस थ्योरी देयर इज नो रोल ऑफ ग्रेविटी, नो रोल ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का इस थ्योरी में कोई भी ज़्यादा रोल नहीं होगा। तो पहला पॉइंट है, दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय आइंस्टाइन इन 1905, और ये डील किससे करती है, उन ऑब्जेक्ट से जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। और दूसरी चीज़ ये हमें बताती है कि जो रिलेटिव मोशंस हैं उनका जो हमारे फिजिकल फिनोमिनाज हैं वो अभी हम आगे देखेंगे कौन से हैं, उन पे क्या अफेक्ट होता है। इन पॉइंट्स में बचे कोई कंफ्यूजन? नो सर। हाँ जी, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, जहां से समझना है वहीं से बता देना आप। नेक्स्ट इज दिस थ्योरी कंसिस्ट ऑफ टू पोस्टुलेट्स। अब इसके ना सिर्फ दो ही पोस्टुलेट्स हैं, लेकिन उसी से ही आप देखेंगे आइंस्टाइन जो है वो डिफरेंट रिजल्ट निकालेगा। अब पहला पोस्टुलेट है, या पहला पॉइंट कह दें, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे देखें, मैं इस अपने रूम में बैठा हूँ, आप अपने रूम में बैठी हैं, तो हमारे जो रूम्स है वो इनर्शियल फ्रेम है ना। अब मैं कोई एक एक्सपेरिमेंट इस रूम में करता हूँ, मतलब सेम ऑपरेटर्स है, सेम वही सारी चीज़ें रख के, और मैं कोई फिज़िक्स का एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और आप भी वही सेम चीज़ें यूज़ करके सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करती हैं, ठीक है ना। मतलब मैं जो एक्सपेरिमेंट फिज़िक्स का परफॉर्म कर रहा हूँ अपने रूम में, आप जो फिज़िक्स का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगी अपने रूम में, अंडर द सेम कंडीशन, सब कुछ चीज़ें सेम हो, तो बच्चे मेरा रिजल्ट और आपका रिजल्ट दोनों क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो लेकिन शर्त क्या है कि फ्रेम क्या होना चाहिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। जैसे अभी हमने पढ़ा नॉन एक्सेलरेटेड, कि उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जैसे मैं अपने रूम में बैठ के कोई फिजिक्स का प्रैक्टिकल करता हूँ, वैल्यू ऑफ जी निकालता हूँ लेट्स सपोज, तो फ्री फॉल ऑपरेटर्स से, और आप भी फ्री फॉल ऑपरेटर्स यूज़ करके अपने रूम में जी की वैल्यू निकालती हैं, तो बच्चे हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है। इसको इसने क्या नाम दिया, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंसी, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम। जो फिजिक्स के लॉज हैं वो सेम होते हैं, कब, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो रिजल्ट आ रहा है ना एक एक्सपेरिमेंट का, तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वही सेम रिजल्ट आएगा अंडर द सेम कंडीशन। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। इसमें देखें बच्चे कोई कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में बात कर रहा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, कि ये हर एक ऑब्जर्वर के लिहाज से इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, रिगार्डलेस द मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। कि ये ऑब्जर्वर की या रिलेटिव मोशन, चाहे ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो चाहे ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम ना इसकी एग्जांपल लेते हैं कि एक मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रक बना लेता हूँ, ठीक है, और लेट्स सपोज ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे
ऐसे आप ज़हन में रख लें। अब कहता हूँ ट्रक की जो वेलोसिटी है ना, वो हम ले लेते हैं 40। ठीक है, जो ट्रक की वेलोसिटी है वो है 40, और एक ऑब्जर्वर इधर है, एक स्टूडेंट है इसकी ट्रक के ऊपर, और यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जर्वर है। ठीक है, और ये दोनों भी ट्रक के ऊपर जब बस बना दें, उसके अंदर बॉल को ना एक दूसरे की तरफ जैसे कैच कैच होता है ना, वो खेल रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हम अज्यूम करते हैं कि बॉल की वेलोसिटी कितनी है 10, और जो ट्रक है उसकी वेलोसिटी कितनी है 40। तो मुझे बताएं, इन दोनों ऑब्जर्वर को बॉल की वेलोसिटी कितनी फील होगी? 10 ही फील होगी ना? यस सर। जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब एक ऑब्जर्वर बाहर है, वो इस ट्रक को मूव होता हुआ देखेगा, तो जब ट्रक तेजी से गुजरेगा ना, तो उसको बॉल की वेलोसिटी 10 नहीं फील होगी, बल्कि वो ट्रक प्लस बॉल दोनों की वेलोसिटी को क्या कर रहा होगा? ऐड। तो जब ट्रक उससे तेजी से उसके सामने से गुजरेगा ना, तो वो ट्रक की और बॉल की वेलोसिटी को क्या कर देगा? ऐड कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बाहर वाला ऑब्जर्वर है, उसके लिहाज से बॉल की मोशन क्या हो गई है? 50 हो गई है। जैसे आप एक गाड़ी में बैठी हैं और एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी जो है ना उसको आप क्रॉस करते हैं, तो जब वो आप उस गाड़ी को क्रॉस करते हैं ना, तो आपको लगता है वो बहुत तेज़ी से गुजर के पीछे गई है, बल्कि ऐसा नहीं होता, बल्कि आप उस टाइम अपनी गाड़ी की और उसकी गाड़ी दोनों की वेलोसिटीज़ को क्या कर रहे होते हो? ऐड कर रहे होते हो। ठीक है, तो देखें, जो ट्रक के ऊपर ऑब्जर्वर्स हैं, दो स्टूडेंट हैं, उनके लिहाज से बॉल की स्पीड है 10, लेकिन जो बाहर ऑब्जर्वर उनको ऑब्जर्व कर रहा है आउटसाइड द ट्रक, तो उसके लिहाज से बॉल की स्पीड 10 नहीं होगी, बल्कि वो ट्रक और बॉल दोनों की स्पीड को क्या कर देता है? ऐड कर देता है। क्योंकि ट्रक जब तेजी से गुजरेगा उसको लगेगा बॉल भी उसकी स्पीड से ही आगे जा रही है। लेकिन इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट लाइक बॉल है, उसकी स्पीड डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिहाज से क्या हो गई है बच्चे? चेंज हो गई है। ऐसा ही है ना? यस सर। लेकिन अगर इसकी मैं हेडलाइट ऑन कर दूं इस ट्रक की, और लाइट आगे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, मतलब जो ऑब्जर्व करेगा, उसके लिहाज से भी लाइट की स्पीड वही होगी, और अगर ये जो बाहर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, उसके लिहाज से भी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? सेम ही होगी। इसका मतलब है जो इनसाइड ट्रक है, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि ट्रक आगे निकल जाए, लाइट पीछे रह जाए। तो जो ट्रक के अंदर है, गाड़ी के अंदर कोई पर्सन है, उसके लिहाज से भी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू वही होगी, और जो ऑब्जर्वर बाहर है उसके लिहाज से भी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू सेम होगी, विच इज 3 इंटू 10⁸ तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिहाज से चेंज हो जाती है, जबकि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। चाहे ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो, चाहे ऑब्जर्वर मूव कर रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और अगर ऐसे हो कि ये ट्रक टूवर्ड्स राइट जा रहा है, और लेट्स सपोज एक ऑब्जर्वर आगे से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो उसके लिहाज से भी स्पीड ऑफ लाइट यही रहेगी। इस पॉइंट की समझ आइए बच्चे? जी सर। तो अब इसको मैं दोबारा रीड करता हूँ। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू वैक्यूम में कांस्टेंट होती है, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिगार्डलेस द मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। चाहे सोर्स मूव कर रहा है, चाहे ऑब्जर्वर मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, बेशक उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है या डायरेक्शन सेम है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। जी, इन दो पॉस्टुलेट्स में कोई कंफ्यूजन बचे? नो सर, क्लियर है। अब आ जाए, इन्हीं दो पॉस्टुलेट्स को यूज करके आइंस्टाइन ने ना डिफरेंट रिजल्ट निकाले हैं, वो अब हमने देखने हैं।
यस, अब रिजल्ट्स में मैंने क्या लिखा है इस पॉइंट पे कि रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय यूजिंग दीज, यहां पे लिख देता हूं, दीज टू पोस्टुलेट्स आइंस्टाइन ड्राइव सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। आइंस्टाइन ने ना कोई 3-4 रिजल्ट्स निकाले हैं। अब आइंस्टाइन ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरी हाई स्पीड, जब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से मूव करता है, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जितनी लाइट की स्पीड हो जाए, या उसके कंपेरेबल 90% हो जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करेगा, तो फिर उसमें ना एक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा, देन अ फैक्टर विल इन्वॉल्व विच इज कांस्टेंट, उस फैक्टर को क्या कहते हैं, कांस्टेंट होता है, एंड दिस फैक्टर इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक फैक्टर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करेगा, तो ना उसके रिजल्ट्स में एक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा, और उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, रिलेटिविस्टिक फैक्टर। अब ये आइंस्टाइन ने कोई ख्वाब नहीं आया, उसने ये पूरा रिजल्ट ड्राइव किया हुआ है कि ये रिलेटिविस्टिक फैक्टर कैसे उसने कैलकुलेट किया, लेकिन आपके कोर्स में अभी सेकेंड ईयर में इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है। रिलेटिविस्टिक फैक्टर मतलब इसको गैमा से लिख दें या रिलेटिविस्टिक फैक्टर ही लिख दें आप, विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर होता है। इस पूरे फैक्टर को हम क्या कहते हैं, रिलेटिविस्टिक फैक्टर। ये फैक्टर रिजल्ट्स में कब आपने इंक्लूड करना है, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा हो, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, और इसमें v क्या है, v इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, v is the speed of object and c is the speed of light, ठीक है। यहां तक देखें बच्चे, कोई कंफ्यूजन? नो सर। सो नेक्स्ट इज, ये फैक्टर कब इन्वॉल्व होगा, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसके बाद आ जाते हैं, जो पहला रिजल्ट इसने निकाला, फर्स्ट इज द रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। अब रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी का कुछ आइडिया है आपको? नो सर। ओके, तो इसमें क्या है, ये इसका ना इस थ्योरी का पहला रिजल्ट है जो आइंस्टाइन ने ना इन दो पोस्टुलेट्स को यूज करके निकाला। क्या कहते हैं, द टू इवेंट्स, मतलब इवेंट का मतलब कोई भी आपके पास क्या कहेंगे उर्दू में, कोई भी वाकया हो गया, ठीक है, अकरिंग एट डिफरेंट प्लेसेस, कि अगर कोई दो इवेंट दो डिफरेंट प्लेस पे हो रहे हैं ना, इन ऑब्जर्वर फ्रेम of reference are observed simultaneously by the observer, but it will not be observed simultaneously by another observer in another frame of reference। अब इसको ज़रा समझना है। अच्छा बच्चे, अब लेस देन 1 मिनट रह गया, ये मेरे ख्याल में कोई जूम ने कहा हुआ है आफ्टर 10 मिनट वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो बता दें। नेक्स्ट है, इसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो है द रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, कि अब कोई भी इवेंट ना हो सकता है कि एक ऑब्जर्वर कहे कि मेरे लिहाज से ये दो इवेंट एक ही टाइम पर हो रहे हैं,
लेकिन हो सकता है कोई दूसरा ऑब्जर्वर क्या कहे कि मेरे लिहाज से ये दो इवेंट्स दो डिफरेंट टाइम्स पे हो रहे हैं। मतलब एक ऑब्जर्वर के लिहाज से हो सकता है कि कोई दो इवेंट एक ही वक्त हो रहे हो, लेकिन हो सकता है वही सेम दो इवेंट्स किसी सेकंड ऑब्जर्वर के लिहाज से दो डिफरेंट टाइम्स पे हो रहे हो। अब इसकी ज़रा वर्डिंग ज़रा समझनी है आपने। द टू इवेंट्स, इवेंट कोई भी वाकया हो सकता है, वो भी हम देखते हैं। अकरिंग एट द डिफरेंट प्लेसेस, कि दो इवेंट दो डिफरेंट जगह पे हो रहे हैं। इन द ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से। अब आर ऑब्जर्व साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, कि हो सकता है कि एक ऑब्जर्वर कहे कि ये दो इवेंट्स मेरे लिए ना एक ही वक्त पर हो रहे हैं बाय द ऑब्जर्वर, बट इट विल नॉट बी ऑब्जर्व साइमल्टेनियसली। लेकिन हो सकता है यही दो इवेंट्स किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से बाय अनदर ऑब्जर्वर विच इज इन एन अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद रिलेटिव मोशन, कि हो सकता है कि दो इवेंट एक ऑब्जर्वर के लिहाज से तो एक ही वक्त पर हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है वही दो इवेंट्स किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से कोई दो डिफरेंट टाइम पर हो रहे हो। कुछ वर्डिंग की समझ आई? जी सर। थोड़ी बहुत आई होगी। जी सर। अच्छा, अब जरा देखें इसकी एग्जांपल। ये हम एक मैंने पिक्चर उठाई है, ये है कोई भी बुलेट ट्रेन, ठीक है, बुलेट ट्रेन हम कंसीडर कर लेते हैं। और एक ऑब्जर्वर ना इस ट्रेन के इनसाइड है और एक ऑब्जर्वर ये बाहर खड़ा हुआ है। सेकंड पिक्चर में देखें, एक ऑब्जर्वर बाहर है और एक ऑब्जर्वर आपने कंसीडर करना है इस ट्रेन के अंदर है, ठीक है। अब जो बाहर ऑब्जर्वर है ना, ये देखें, ये इसका फ्रंट एंड होगा और ये इसका बैक एंड होगा ट्रेन का, ठीक है। अब जो और लेट्स सपोज करते हैं कि इस पे ना आके लाइटनिंग जैसे बिजली नहीं होती है वो आके फॉल कर गई है इस ट्रेन पे, फ्रंट एंड पे भी और बैक एंड पे भी। तो ये जो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है ना, तो इसके लिहाज से तो इसका जो फ्रंट वाला साइड है उसका डिस्टेंस और बैक एंड दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम होगा, क्योंकि वो तो इक्वली उन दोनों से दूर खड़ा हुआ है ना। तो ये बच्चे, ये जो बाहर ऑब्जर्वर है ना विच इज आउटसाइड फ्रॉम द ट्रेन, उसको यही फील होगा कि जो लाइट आके इस पे ट्रेन पे गिरी है ना फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे, उसको यही फील होगा कि ये दोनों लाइटिंग एक ही वक्त पर इस ट्रेन पे गिरी है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। लेकिन जो ऑब्जर्वर इसके इनसाइड है, लेट्स सपोज यहां पे है वो ऑब्जर्वर, ठीक है, ये समझ ले ट्रेन के अंदर है। अब एक तो बच्चे ट्रेन आगे को जा रही है लेट्स सपोज, तो उसको लगेगा कि ये जो फ्रंट वाली लाइट जिस पे बिजली आके गिरी है ना वो पहले उसको गिर जाएगी, क्योंकि ये ट्रेन आगे जा रही है। तो जो बैक साइड से आके लाइट उस पर फॉल करेगी ना तो उसको लगेगा कि वो कुछ देर बाद आई है, ठीक है। अब देखें दो इवेंट्स हैं यहाँ पे, दो इवेंट क्या है कि लाइटनिंग बिजली आके ना उस ट्रेन पे गिर रही है, दो फ्रंट पे भी और बैक पे भी। लेकिन वो ऑब्जर्वर जो ट्रेन से बाहर है ना, वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि फ्रंट पे और बैक साइड पे जो आके बिजली गिरी है उस पर वो एक ही वक्त पे गिरी है। लेकिन जो ऑब्जर्वर इस ट्रेन के इनसाइड है उसको क्या फील होगा कि जो फ्रंट वाली है ना उसको वो जल्दी रिसीव करेगा। क्यों? क्योंकि बुलेट उसकी तरफ, जो ट्रेन है वो उसकी तरफ ही जा रही है ना, तो उसको फील होगा कि फ्रंट वाली साइड पे लाइट पहले उसको रिसीव हो जाएगी। जबकि ये बैक वाली से तो दूर जा रहा है ना, तो बैक वाली को पहुंचने में थोड़ा सा टाइम क्या लगेगा एज कंपेयर टू फ्रंट वाली, ज्यादा लगेगा। तो अब देखें जो इनसाइड ऑब्जर्वर है उसके लिहाज से, इनसाइड जो ऑब्जर्वर है उसके लिहाज से तो बचे दो डिफरेंट टाइम पे वो इवेंट्स हो रहे हैं। लेकिन
जो आउटसाइड है उसके लिहाज से वही इवेंट एक ही वक्त पर हो रहे हैं। तो इसका मतलब है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी, कि हो सकता है कोई दो इवेंट एक बंदे के लिहाज से क्या है, एक ही वक्त पर हो रहे हैं, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से दे आर अकरिंग एट द डिफरेंट टाइम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होने की वजह से। जैसे देखें ये ट्रेन आगे की तरफ जा रही है ना, तो ये जो लाइट आगे से आके हिट करेगी उसको वो जल्दी रिसीव कर लेगा, और ये जो बैक साइड से आ रही है उससे तो दूर जा रहा है ना ट्रेन, तो बैक वाली को पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू फ्रंट वाली। तो उसके लिहाज से दो डिफरेंट टाइम्स पर हो रही हैं। अब देखिए इसकी समझ आइए बच्चे, जी सर आइए। क्या समझ आइए बताएं अपनी वर्डिंग में। सर यही कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, उनमें दो साइमल्टेनियसली कोई इवेंट्स अकर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जर्वर के लिए वो इवेंट सेम टाइम पे दोनों अकर होंगे, लेकिन जो दूसरा ऑब्जर्वर होगा दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसके लिए वो इवेंट दोनों सेम टाइम पे अकर नहीं होंगे। हाँ ठीक है, अब क्योंकि वो रिलेटिव, इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन, कि रिलेटिव मोशन की वजह से देखिए ना, हमारे जो फिजिकल फिनोमेना है कि बिजली तो आके उस टाइम ही गिर रही है ना, लेकिन एक ऑब्जर्वर के लिहाज से वो एक वक्त पर हो रही है और दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से दूसरे टाइम पर हो रही है। तो ये इसका पहला रिजल्ट है। नेक्स्ट आ जाए, सेकंड है इसमें मैस एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक से पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सारे पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज मैस एनर्जी इक्विवेलेंस। अब देखें, हमें पता है कि मैस और एनर्जी दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, ठीक है, लेकिन आइंस्टाइन क्या कहता है कि हम मैस को एनर्जी में और एनर्जी को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन 1905 एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसमें जो एक सेकंड इसको कह दे, ये सेकंड रिजल्ट है इसका, कि मैस एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। वो कहते हैं कि दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम ही हैं। दिस मीन्स मैस एंड एनर्जी आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम थिंग्स। मतलब मैस और एनर्जी ना एक ही चीज़ की दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसका मतलब mass can be converted into energy and energy can be converted into mass by the equation, और इक्वेशन हम क्या यूज करते हैं, E is equals to mc square। इसका मतलब है एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस एंड मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और ये इसको आप कहते हैं आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन। इसमें E is the energy, M is the mass and C is the speed of light, which is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको कहते हैं क्वेश्चन MCQs आता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस कितना है 1 kg, तो जब आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एनर्जी कितनी मिलेगी, तो आपने सेम यही फॉर्मूला लगाना है फॉर MCQs। M की जगह पे 1 आ जाएगा, 3 into 10 to the power 8 स्क्वायर हो जाएगा, सो E is equals to 1, तो एज इट इज 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 इज पावर 16 जूल। तो कितनी एनर्जी, अगर आपके पास 1 kg मैस है तो इससे आपको इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, मिलेगी, इफ यू कन्वर्ट 1 kg मैस इनटू एनर्जी। दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्विवेलेंस। तो आइंस्टाइन क्या कहता है कि मैस और एनर्जी एक ही चीज़ की दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और हम एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे ही है, व्हेन मैस m इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी द कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज्ड इज, और ये फॉर्मूला होगा, इतनी एनर्जी आप इसे कैलकुलेट करते हैं, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्विवेलेंस। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। आगे वही है, इफ 1 kg ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी देन हाउ मच एनर्जी वी ऑब्टेन, 9 into 10 to the power 16 जूल्स।
द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ मैस इनटू एनर्जी। अगर आपको याद हो, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हैं, उनमें जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उसमें यही मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। वो मिसिंग मैस एनर्जी, ये हम इस लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी, कि वो मिसिंग मैस जो है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है और उससे आपको इतनी एनर्जी मिलती है, जिसको मैस डेफिसिट कहते हैं। वो इस चैप्टर का, इस बुक का लास्ट चैप्टर है। तो ये इसका सेकंड रिजल्ट आ गया। पहला रिजल्ट है प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी, सेकंड इज मैस एनर्जी इक्विवेलेंस, नेक्स्ट इज मैस डायलेशन। अब मैस डायलेशन ये ज़रा थोड़े से ना समझने वाले। देखें, इस पिक्चर में मैंने शो किया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो रेस्ट पर है तो उसका हम मैस ले लेते हैं, रेस्ट मैस इज एम नॉट। एम नॉट इज दी मैस ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट रेस्ट। और नेक्स्ट इज m is the mass of same object when it is moving with high speed comparable to the speed of light। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, जब वो रेस्ट पर है ना तो उसका मैस हमने ले लिया m नॉट, और अगर वही ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से मूव करे कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो उसका मैस जो होगा ना उसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैस। दैट इज रिलेटिविस्टिक मैस। क्लासिकल फिजिक्स को क्या कहती थी कि रेस्ट मैस और मूविंग मैस दोनों सेम होते हैं। हम अगर आपको याद हो 9th क्लास में आप कहते थे मैस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, मैस चेंज नहीं होता। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है कि जो मूविंग मैस होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो रेस्ट मैस से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बल्कि ज़्यादा हो जाता है ऐसे कह दें। और वो इसका मतलब है मैस जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, मैस भी वेरिएबल क्वांटिटी है। जो हम 9th क्लास में पढ़ते थे वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था। अब मॉडर्न फिजिक्स में हाँ एक शर्त है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई हो, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। जैसे इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें x और y हमने लिया हुआ है। ऑब्जेक्ट का मैस कितना है, 1000 ले लें, 1000 kg। लेकिन अगर इसी फ्रेम को आप मूव करवाएं कितने से, 0.99 c से, मतलब 99% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से, तो फिर उसी ऑब्जेक्ट का मैस 1000 से ज़्यादा होके कितना हो जाएगा, 2000। तो इसका मतलब है, अब यहाँ से ज़रा पॉइंट पढ़ते हैं, इसको मैस डायलेशन भी कह सकते हैं या इंक्रीज इन मैस भी कह सकते हैं। द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू इंक्रीज, हमें क्या होगा, अपीयर होगा कि ऐसा फील होगा कि मैस इंक्रीज हो रहा है। कब, व्हेन मूविंग विद रिलेटिविस्टिक स्पीड एंड इज गिवन एज। अच्छा, ये ऐसे नहीं है कि आप गाड़ी में बैठे तो मैस ऑब्जेक्ट का इंक्रीज होने लग जाएगा। ये आपको उस टाइम ऑब्जर्व होगा जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाए, लाइट की स्पीड के ऐसा कंपेरेबल। तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता ना जिसकी स्पीड लाइट बहुत ज्यादा, लाइक कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो। हाँ इसलिए मैंने देखें यहाँ पे, अगर आप पिक्चर में देखें 0.99 c है, एग्जैक्ट हमने c नहीं लिया। वो भी हम आगे भी करेंगे, इसके जो आखिरी रिजल्ट होगा ना, आइंस्टाइन यही कहेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। लेकिन हमने ये तो नहीं कहा ना कि एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट से, लेकिन 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से तो मूव कर सकता है ना, या 95% या 80% टू द स्पीड ऑफ लाइट से तो मूव करेगा ना। तो उस टाइम भी ये अफेक्ट, मतलब 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट भी बहुत ज़्यादा होगी, तो उस टाइम ये मैस जो है ना वो आपको इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा। तो इसमें क्या है, द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू इंक्रीज व्हेन मूविंग विद रिलेटिविस्टिक स्पीड एंड इज गिवन एज। तो इसका फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m इज इक्वल्स टू m नॉट डिवाइडेड बाय, और ये देखें
ये जो मैंने आपको पहले बताया था रिलेटिविस्टिक फैक्टर अब ऐड हो गया, इसमें शामिल हो गया ना इस रिजल्ट में। तो 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। तो एम नॉट क्या था, रेस्ट मास, और एंड सिंपल एम इज रिलेटिविस्टिक मास। और बच्चे ये जो वैल्यू होती है ना ये रिलेटिविस्टिक फैक्टर की, इसका जो रिजल्ट होता है ना, इट इज लेस देन 1 होता है। ये 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट लेना, तो इसका आंसर क्या होता है, इट इज लेस देन 1। तो हमने अब जरा देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन इक्वेशन 4, इसको आप 4 कह दें, इसको एक इन इक्वेशन, बस आप जो भी आप बनाएंगी अपनी, इन इक्वेशन 1 कह दें। एम नॉट रिप्रेजेंट द रेस्ट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास होगा। एंड m represent its relativistic mass. Relativistic mass mean moving mass. v represent the relativistic speed. अच्छा relativistic speed लिख रहे हैं, खाली speed नहीं लिख रहे हैं। relativistic speed का मतलब comparable to the speed of light. And c represent the speed of light. For getting relativistic speed, the object is accelerated by large amount of energy. ये देखिए, अगर आपको मैस को इंक्रीज करना है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पीड अचीव करनी होगी, और बहुत ज़्यादा स्पीड अचीव करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को मूव करवाना पड़ेगा ना, और ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैस, तो उस टाइम वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैस में। ड्यू टू विच mass of the object increases, जिसकी वजह से उसका mass क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप ऐसे इसको ज़हन में रखें, हमने ऑब्जेक्ट को बहुत हाई स्पीड से मूव करवाना है, ठीक है, किससे मूव करवाना है, हाई स्पीड से। तो आपने पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ ये। अब देखें, जब स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी एनर्जी भी तो ज़्यादा हो जाएगी ना। अब आपने अभी हमने पढ़ा E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर, तो C तो कांस्टेंट है, इसने तो चेंज नहीं होना। इसकी समझ आ रही है मुझे, C इज अ कांस्टेंट। तो यहां तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई कर दी है। तो जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, अब ज़रा देखें, सी तो कांस्टेंट है, इसने तो चेंज नहीं होना। तो अब एनर्जी ज़्यादा हो रही है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मास को भी क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। इसकी समझ आइए बच्चे? जी सर। हाँ, तो इसलिए जब भी आप ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से मूव करवाते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी किस में फिर कन्वर्ट हो जाती है, मैस में, ठीक है। तो इसका मतलब है जब आप ऑब्जेक्ट को बहुत हाई स्पीड से मूव करवाएंगे तो उस टाइम जितनी आपने एनर्जी प्रोवाइड की है ना, वो एनर्जी उसके मैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, ताकि वो इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर सेटिस्फाई हो। इसकी वजह से हम कहते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से मूव करता है उसकी स्पीड मैस जो है वो अपीयर टू बी इंक्रीजेस। तो इस सेंटेंस को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड बाय यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उसको हाई स्पीड से मूव करवाने के लिए। सच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैस। वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैस में, जो कि मैंने यहाँ पे बताया अभी। ड्यू टू विच mass of the object increase, जिसकी वजह से mass increase हो जाता है। So the total energy of an object is then equal to its kinetic energy plus the energy obtained in its mass। जो उसके mass में एनर्जी इंक्रीज हुई है ना, काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसका mass क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं इसी इक्वेशन को यूज करके, कि हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मैस कितना है, 0.5 kg। लेट द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज
0.5 kg ले लेते हैं और उसकी स्पीड जो है ना वो हम रखते हैं कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये जस्ट एग्जांपल कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेस्ट मास m नॉट इज 0.5 kg एंड इट्स वेलोसिटी इज 0.8 c, मतलब 80% टू द स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 करके, तो मतलब समझ लिया अगर स्पीड ऑफ लाइट 100 है तो ये ऑब्जेक्ट 80 की स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो फिर बताएं उसका मूविंग मास, रिलेटिविस्टिक मास कितना हो जाएगा, m कितना होगा। तो हम लिखते हैं, हमने आइंस्टाइन ने फॉर्मूला क्या ड्राइव किया हुआ है, m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर होता है। अच्छा बच्चे ये अभी आपके ना सेकेंड ईयर में इस फॉर्मूले का प्रूव नहीं है, जस्ट आपने फार्मूला डायरेक्ट लिख दिया कि अच्छा ये फार्मूला होगा। लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाते हैं इंजीनियरिंग की या जो भी फिजिक्स की डिपार्टमेंट में, तो फिर ये वाले पूरे रिजल्ट आप क्या करते हैं, मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो अभी आपने जस्ट डायरेक्ट लिखना है क्योंकि इसकी डेरिवेशन काफ़ी लेंथी है। तो अब देखें m इज इक्वल्स टू m नॉट इज 0.5, नीचे क्या आ जाएगा स्क्वेयर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर इज 0.8 स्क्वेयर और साथ सी स्क्वेयर भी आ जाएगा और नीचे भी क्या है सी स्क्वेयर ही है। ठीक है, तो ये सी स्क्वेयर इस सी स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे क्या रह गया, m इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 1 माइनस 0.8 स्क्वेयर। अब आप इसको सॉल्व करें तो आप कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पे, तो आपका बच्चे आंसर कितना आएगा, m इज इक्वल्स टू 0.83 kg। कितना हो जाएगा 0.83 kg। तो पहले कितना था 0.5 kg, लेकिन जब वो 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो उसका मास इंक्रीज हो गया 0.5 से 0.83 kg हो गया। ठीक है, दिस इज द रिलेटिविस्टिक मास। यहां तक देखें बच्चे, कोई कंफ्यूजन, सर क्लियर है? कुछ समझ आई है ये? जी सर। जी, अब आज के लिए बस इतना कर लें। अब इसके आगे जो 2-3 रिजल्ट हैं वो भी इसी तरह के ही हैं, वो फिर हम कल इंशाल्लाह कर लेते हैं। ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के जैसे अभी हमने पढ़ा था बच्चे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से मूव करेगा ना तो उसका मास क्या हो जाता है, इंक्रीज। इसी तरह हम कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उसकी शुरू में कोई भी लेंथ है, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर में मैंने बनाया हुआ है कि कोई भी आपके पास जेट प्लेन हो, जैसे रॉकेट है कोई भी, अगर 0c है मतलब उसकी स्पीड 0 है, रेस्ट पर है, तो उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी स्पेसिफिक। ठीक है, जिसको हम l कह देते हैं या l नॉट कह दें, ओरिजिनल लेंथ। अब जब वो स्पीड ऑफ लाइट के मतलब 0.866 से मूव करेगा, ठीक है, तो उसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ से क्या हो जाएगी, हमें अपीयर टू बी शॉर्टर नज़र आएगी। ठीक है, 2 पॉइंट्स के दरमियान में। और अगर जैसे जैसे उसकी स्पीड लाइट के स्पीड के कंपेरेबल होती जाएगी तो उसकी लेंथ देखें आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब है ये फिनोमेना भी उस टाइम ही ऑब्जर्व होता है जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा हो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, जस्ट लाइक इंक्रीज इन मास। अब इसको ज़रा समझना है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी शॉर्टर, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो आपको शॉर्ट अपीयर होगी, मतलब स्मॉल नज़र आएगा वो ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जर्वर इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि अगर दो ऑब्जर्वर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं तो हो सकता है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से उस ऑब्जेक्ट की लेंथ ज़्यादा हो, लेकिन किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से ना
दो पॉइंट्स के दरमियान में लेंथ क्या हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है। इसको हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज जैसे यहाँ पे पहले उसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, फिर इसको ना हम एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। कि लेट करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था तो उसकी जो लेंथ है वो एल नॉट है, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर लेंथ। अगर वही ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से मूव करने लग जाए, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, जैसे इसमें एग्जांपल ली हुई है 86%, 99%, ऑलमोस्ट सी, तो फिर उसकी लेंथ जो होगी उसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज रिलेटिविस्टिक लेंथ कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जो उसने रिलेटिविस्टिक लेंथ निकाली है ना, उसका फॉर्मूला है L इज इक्वल्स टू एल नॉट इनटू, उसमें देखें मैथ्स वाले में डिवाइड किया था, जबकि लेंथ वाले में हम क्या करेंगे, इसको रिलेटिविस्टिक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था जो रिलेटिविस्टिक फैक्टर होता है ना, इसकी वैल्यू 1 से लेस होती है। तो जब आप किसी भी नंबर को किसी स्मॉल वैल्यू से विच इज़ लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपका आंसर और स्मॉल हो जाता है। तो उसका मतलब है कि आपके पास जो रिलेटिविस्टिक लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहां तक देखें कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्वेश्चन है कि कैसे कम होगी। जी, अगर ऐसे क्वेश्चन हो कि क्यों कहा, हमें ये तो अब समझ आ गई, आइंस्टाइन ने कह दिया कि आइंस्टाइन ने कहा है तो चलो हम मान लेते हैं, लेकिन कोई उसके पीछे बैकग्राउंड होगा ना कि क्यों कम हो रही है, या उसको हम कैसे याद रखेंगे। जी, इसका कोई आइडिया? और यहाँ पे क्या है, हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और एक जो ऑब्जर्वर है ना वो अर्थ की सरफेस पर है, ठीक है, और वो अर्थ और स्टार के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको नोट कर रहा है। वो हम ले लेते हैं, क्योंकि जब ये ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो उसके लिहाज से जो भी मेजरमेंट आएगी ना उसको हम लेंगे एल नॉट, मतलब प्रॉपर लेंथ। एक और ऑब्जर्वर है जो स्पेस, किसी भी स्पेस क्राफ्ट में है, और उसको हम कहते हैं कि इस स्टार और अर्थ के दरमियान में जो डिस्टेंस है ना उसको मेजर करके हमें रिजल्ट दें। तो हमारे पास दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर अर्थ पर है और वो इस स्टार और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस लेंथ को मेजर कर रहा है, और एक ऑब्जर्वर को हमने स्पेस क्राफ्ट में रखा हुआ है जो हाई स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, और इसको भी हम कहते हैं कि ये ना डिस्टेंस मेजर करके दे। तो इसके लिहाज से जो ये स्पेस क्राफ्ट में ऑब्जर्वर है, इसके लिहाज से जो लेंथ आएगी ना वो एल आएगी, जिसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक लेंथ, क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है ना। तो बच्चे ये जो ऑब्जर्वर हाई स्पीड से रॉकेट में मूव कर रहा है ना, इसके लिहाज से जो लेंथ आई है वो रेस्ट वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से जो अर्थ की सरफेस पे है उससे वो लेंथ क्या होगी, उसको लगेगा कि स्टार और अर्थ के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कम होगा। ठीक है, मतलब एल नॉट इज ग्रेटर देन रिलेटिविस्टिक लेंथ। तो उसका मतलब है दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है या जो लेंथ होती है वो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिहाज से डिफरेंट हो जाती है। एक ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पर है तो उसके लिहाज से दो पॉइंट्स के दरमियान में लेंथ ज़्यादा होगी। अगर एक ऑब्जर्वर हाई स्पीड से मूव कर रहा है और उसको कहा जाए कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान में हमें लेंथ मेजर करके दें, तो उसके लिहाज से उसको वो शॉर्ट नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अब हम कर लेते हैं। तो यहाँ से वो जो भी हमने लिखा है ना उसको मैं जब टाइम डायलेशन करेंगे ना उससे फिर इसको कंपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि यही हम एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो ओरिजिनल लेंथ है शुरू में एल नॉट विच इज़ 100 मीटर ले लेते हैं, 100 मीटर, और
ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो 0.8 c, मतलब 80% टू द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। तो बताएं जब उसकी मूविंग लेंथ होगी, जब वो मूव कर रहा होगा, तो फिर उसकी लेंथ आपको क्या ऑब्जर्व होगी? तो L इज इक्वल्स टू, हमें पता है L नॉट इनटू, इसमें मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर होता है। अब आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट कर दें। L नॉट की जगह पे 100 स्क्वेयर रूट V1 माइनस वी स्क्वेयर की जगह पे 0.8 का भी स्क्वेयर आ जाएगा और c का भी स्क्वेयर आ जाएगा, एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव c स्क्वेयर। सी स्क्वेयर से कैंसिल, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा L इज इक्वल्स टू 100 इंटू 0.6, तो L इज इक्वल्स टू 60 मीटर। तो देखें, जब वो ऑब्जर्वर रेस्ट पर था, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, तो उसकी लेंथ थी 100 मीटर। जब वो 80% टू द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, मतलब 0.8 c से मूव कर रहा है, तो उसके लिहाज से उसको, उसकी जो लेंथ है ना, अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर उसको देख रहा होगा, जैसे ये मैंने यहाँ पे प्लेन्स बनाए हुए हैं, उसके लिहाज से ना उसकी लेंथ उसको 100 नहीं नज़र आएगी। जैसे हम कह देते हैं इस प्लेन की लेंथ है 100 मीटर जब वो रेस्ट पर था। अगर इसको दूसरा ऑब्जर्वर किसी दूसरे फ्रेम में खड़ा होकर इसको ऑब्जर्व करेगा ना, तो उसको ये लेंथ क्या नज़र आएगी, 100 की बजाय 60 मीटर ऑब्जर्व हो रही होगी। जैसे इसमें मैंने कहा कि अगर इस ऑब्जर्वर के लिहाज से अर्थ और स्टार के दरमियान लेट्स सपोज लेंथ है 100 मीटर, तो फिर अगर ये 0.8 c से मूव कर रहा है ना, तो इसके लिहाज से दो पॉइंट्स के दरमियान में लेंथ कितनी हो जाएगी, 60 मीटर। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन में, इफ L naught represent the length of an object, L naught is the length of an object measured within its rest frame of reference, मतलब जब वो रेस्ट पर था उस टाइम इसकी लेंथ L naught है, एंड इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल लेंथ या प्रॉपर लेंथ। L रिप्रेजेंट्स दी, और जो हमने सिंपल L लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स दी लेंथ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट इन रिलेटिविस्टिक मोशन, जब वो मूव कर रहा है। तो एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट होती है, एंड v इज द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की। तो अगर यहाँ पे अब नेक्स्ट जो अभी हमने एग्जांपल ली है कि हमारे पास एक कंसीडर अ ट्रेन हुज लेंथ इज 100 मीटर। जैसे ये देखें, ये वाली पिक्चर जो मैंने ली हुई है, कि अगर आपके पास कोई भी एक बस है या ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी हो, 100 मीटर हो, एट रेस्ट, मतलब जब वो रेस्ट पर है ना, तो उसकी लेंथ कितनी थी, 100 मीटर ट्रेन की। लेट द ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.8 c, जब वही ट्रेन 80% टू द स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर प्रेजेंट इनसाइड द ट्रेन विल बी इक्वल्स टू 100 मीटर। अब देखें, जो ट्रेन के अंदर है ना ऑब्जर्वर, अगर उसको कहा जाए कि फ्रंट से लेके एंड तक हमें लेंथ मेजर करके दें, तो उसके लिहाज से तो 100 मीटर ही होगी। बट वाइल ऑब्जर्वर स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन, मतलब ट्रेन से बाहर ट्रैक पे खड़ा होकर उसको ऑब्जर्व करेगा, तो उसके लिहाज से ट्रेन की लेंथ 100 मीटर नहीं होगी, उसको 60 मीटर नज़र आ रही होगी। ठीक है, जैसे इस फर्स्ट पिक्चर में देखें, जब उसकी स्पीड कम है तो उसको वाइडर, गाड़ी की लेंथ जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है, उसको लगेगा गाड़ी बड़ी है। लेकिन जब वो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रही होगी ना, तो एंगल बहुत रैपिडली चेंज हो रहा होगा, तो इसको ऐसे ही लगेगा कि इस दो पॉइंट्स के दरमियान में लेंथ क्या है, इसकी गाड़ी की जो लेंथ है वो बहुत ही स्मॉल है। देखिए बच्चे, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर है सर। इसमें से कौन सी लेंथ एक्चुअल कंसीडर होगी? वो तो देखें, आपके पास अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी 100 मीटर होगी, लेकिन अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है या कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है, तो फिर हम उसको रिलेटिविस्टिक फैक्टर्स ही यूज़ करेंगे। ठीक है,
उसमें फिर हमने उनकी रिलेटिविस्टिक फैक्टर्स को ही कंसीडर करना है. नेक्स्ट इज क्योंकि ये रिलेटिविस्टिक फैक्टर्स हम आगे चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं ताकि ना उनको कैलकुलेशन को अपने करेक्ट करने के लिए. अब आ जाए, नेक्स्ट इज टाइम डायलेशन. जैसे देखें, हमारी जो ये जूम की जो क्लास है इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 40 मिनट होता है. तो क्योंकि अभी हमारी जो रूम्स हैं वो रेस्ट पर ही कंसीडर करते हैं ना हम, मतलब एक ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको हम रेस्ट पर कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, तो जो हमारी जो क्लास का टाइम है वो हम ले लेते हैं 40 मिनट्स. लेकिन अगर यही हमारे रूम्स, जैसे हम क्लासरूम में बैठे हैं और हमारी क्लासरूम को कोई उठा के किसी रॉकेट के साथ अटैच करे, मतलब इधर रख देते हैं, और वो रॉकेट इस क्लासरूम को हमारी उठा के बहुत हाई स्पीड से आगे लेके जाए, तो बच्चे जो हमारी क्लास का जो ड्यूरेशन होगा ना वो इंक्रीज होने लग जाएगा. मतलब हमें फील तो नहीं होगा, लेकिन जब हम दूसरे ऑब्जर्वर से जो अर्थ पर है उसके साथ कंपेयर करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि अच्छा अभी तो हमारे 40 मिनट्स हुए हैं और अर्थ पे जो ऑब्जर्वर है उसके लिहाज से हो सकता है कि 2-3 घंटे गुजर गए हों. ठीक है, तो जैसे पहले हम कहते थे ना, टाइम इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी और मैस इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी. अब आइंस्टाइन की थ्योरी ने सारी चीज़ों को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया. वो कहता है मैस को भी आप चेंज कर सकते हो और टाइम भी कांस्टेंट नहीं है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से स्लो कर सकते हैं. लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब ऑब्जेक्ट बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा हो, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट. जैसे ये जो हमारी क्लॉक्स हैं वो क्लिक कर रही हैं, मतलब सेकंड वाली है, मिनट वाली है, ये टाइम हमें इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से बता रही है. अगर हमारी ये रूम या क्लासरूम बहुत हाई स्पीड से मूव करे ना तो यही जो घड़ी की सुइयां हैं वो आहिस्ता क्लिक करने लग जाएंगी. मतलब ये जो टाइम है ना ये भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. ठीक है, तो उसका मतलब है टाइम इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट डिपेंड्स अपॉन दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर टाइम ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता है वही टाइम, वही इवेंट किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कम होगा. जैसे यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ली हुई है कि दो ट्विन्स हैं, एक को हमने क्या किया, अर्थ पे रख दिया है और दूसरे को हमने किसी स्पेस क्राफ्ट में बैठा दिया है जो बहुत ही हाई स्पीड से उसको लेके जाएगा. ठीक है, जब वो कुछ टाइम के बाद वापस आएंगे ना तो हो सकता है जो स्पेस क्राफ्ट में पर्सन था उसके लिए बहुत ही कम टाइम गुजरा हो, लेकिन जो अर्थ पे ऑब्जर्वर पर्सन था, मतलब दो ट्विन्स है ना, तो एक को हमने क्या किया, स्पेस क्राफ्ट में रखा हुआ है और दूसरे वाले को हमने अर्थ पे ही छोड़ दिया था. तो जो वापस आएंगे ना तो हो सकता है कि जो स्पेस क्राफ्ट में था उसके लिए कोई 2-3 साल गुजरे हों, लेकिन जो अर्थ पर है उसके लिए हो सकता है कोई ज़्यादा टाइम गुजर गया हो. जिसको आप क्या कहते हैं, ट्विन पैराडॉक्स, कि वो हो सकता है वो बूढ़ा हो जाए जबकि जो स्पेस क्राफ्ट में है, क्योंकि उसके लिए तो टाइम स्लो हो गया ना. तो फिर जितनी भी फिजिकल फिनोमिनाज हैं, हमारी हार्ट बीट, पल्स रेट, वो भी अपने आप को फिर उसी टाइम के साथ क्या कर लेती हैं, एडजस्ट कर लेती हैं. ठीक है, तो जब वो दूसरा वापस आएगा तो जब उसके हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे अच्छा जो अर्थ पे था वो बूढ़ा हो चुका होगा क्योंकि उसके लिए तो टाइम नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, जबकि जो स्पेस क्राफ्ट में था उसके लिए टाइम क्या हो गया है, बहुत ही स्लो हो गया था, जिसकी वजह से वो अभी तक यंग होगा और जो अर्थ पर था वो बूढ़ा हो जाएगा. अब इसको ज़रा समझना है कि द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, दो इवेंट क्या होते हैं, जैसे हमने क्लास स्टार्ट की है 11 बजे और ये पहला इवेंट है,
और 11:40 तक लेट्स सपोज क्लास ख़त्म होती है, तो ये दूसरा इवेंट हो जाएगा। बिटवीन टू इवेंट जो ये लम्हा गुजर रहा है ना, इसको इवेंट कहेंगे। अपीयर टू इंक्रीज टू ऑब्जर्वर इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम जो है वो डिफरेंट होगा और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम जो है वो डिफरेंट हो जाता है। मतलब दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ना टाइम की जो वैल्यूज़ हैं वो टोटली क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब इसका जो आइंस्टाइन ने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है वो क्या है कि t इज़ द रिलेटिविस्टिक टाइम। ये कब है, जब ऑब्जर्वर बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा हो, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। और t क्या है, टाइम ऑफ द सेम इवेंट व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड एट रेस्ट। तो जो रिलेटिविस्टिक टाइम होगा वो आ जाएगा 1-v²/c²। इस फार्मूला से आप जो रिलेटिविस्टिक टाइम है वो कैलकुलेट करेंगे। और हमें पता है जब भी ये क्वांटिटी स्मॉल वैल्यू से डिवाइड करते हैं ना, तो जो रिलेटिविस्टिक टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा एज़ कंपेयर टू दी प्रॉपर टाइम या जो रेस्ट टाइम है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है T0 रिप्रेजेंट द टाइम इन इट्स रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे हम समझ लेते हैं हमारी क्लास है, उसमें घड़ी लगी हुई है और हम अपनी क्लास के जो टाइम पीरियड है वो मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो 40 मिनट्स होगा ना, तो उसको हमने T0 ले लेना है। एंड इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम, और इस टाइम को जो नॉर्मल हमारा टाइम होगा उसको प्रॉपर टाइम कहेंगे। अब लेट्स सपोज हमारी क्लासरूम को हम रॉकेट के साथ अटैच करते हैं और रॉकेट उसको हाई स्पीड से लेके जाएगा, तो फिर टाइम जो हमने रेस्ट पे मेजर किया था ना वो नहीं होगा, उसको हम कहेंगे टी रिप्रेजेंट द टाइम इंटरवल फॉर द सेम इवेंट। वही मतलब 40 मिनट की क्लास है, लेकिन अब क्योंकि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब बहुत हाई स्पीड से मूव करने लग गया ना, तो फिर अब ऑब्जर्वर नोटेड बाय एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग आउटसाइड, मतलब हमें फील नहीं होगा, मतलब जो उस रूम में होगा ना जो हाई स्पीड से मूव कर रहा है उसको ऐसे ही लगेगा कि जैसे नॉर्मल टाइम गुजर रहा है। लेकिन वो जो बाहर ऑब्जर्वर उसको मेजर कर रहा होगा उसको लगेगा कि हाँ टाइम क्या हो गया, उसके लिए इंक्रीज हो गया, ठीक है। नोटेड बाय एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग आउटसाइड विद रिस्पेक्ट टू विच द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग। तो मतलब जो उस फ्रेम के अंदर है उसको तो ऐसे ही फील होगा कि हाँ जैसे नॉर्मल रूटीन में टाइम गुजरता है उसी तरह ही चल रहा है टाइम। लेकिन जो बंदा बाहर खड़ा है उस फ्रेम से बाहर है, वो उसके साथ आप टाइम को कंपेयर करेंगे ना, फिर आपको लगेगा हाँ मेरा टाइम जो है वो स्लो मूव कर रहा था एज कंपेयर टू जो ऑब्जर्वर आउटसाइड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसकी कुछ समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। अब जरा देखें यहां पे हमने क्या कहा है कि टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब टाइम इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि 1 घंटा जल्दी खत्म हो जाएगा, बल्कि 1 घंटा खत्म ही नहीं होगा ऐसे कह दें। मतलब टाइम जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। टाइम स्ट्रेच होने का मतलब टाइम मूव्स स्लोली, मतलब हमारे 40 मिनट्स ही ख़त्म नहीं होंगे और हो सकता है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर है उसके लिए 2-3 घंटे गुजर गए हों, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि जब भी कोई ऑब्जर्वर बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके लिए जो टाइम है ना वो रेस्ट वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। स्लो होने का मतलब 40 मिनट्स है लेट्स सपोज, तो जो ऑब्जर्वर रेस्ट पर है उसके लिए तो 40 मिनट जल्दी गुजर जाएंगे। लेकिन जो ऑब्जर्वर हाई स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए वो 40 मिनट्स ही नहीं ख़त्म होंगे, वो टाइम क्या हो जाएगा एक किस्म से स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कोई एग्जांपल करते हैं, जैसे वो मैंने पहले बनाई थी उसी को लेते हैं। अब यहाँ से आपको जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक लाइट क्लॉक बनाई थी
जिसके बॉटम पे और टॉप पे हमने मिरर लगा दिया था, और फिर हमने उसमें एक पल्स को, जैसे ये लाइट क्लॉक है बच्चे, ठीक है, इसके बॉटम पे और टॉप पे हमने क्या लगा दिया है, मिरर, और एक लाइट पल्स को इसमें हमने एंटर किया, तो लाइट पल्स डायरेक्टली अप एंड डाउन मूव कर रही होगी, ठीक है। लेकिन जब इसको हम किसी भी स्पेस क्राफ्ट के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है, तो फिर तो वो कि हमारे पास एक लाइट क्लॉक है, उसके टॉप पे और बॉटम पे मिरर है, और एक हमने ना लाइट पल्स इसमें एंटर किया, वो लाइट पल्स देखें ऊपर भी मिरर है नीचे भी मिरर है, तो वो अप एंड डाउन मूव करने लग जाएगी। और उस लेट्स सपोज इस लाइट क्लॉक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं d, ये समझ लें इमेजिनरी है, समझाने के लिए हम ये इस तरह की एग्जांपल ले रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इस लाइट क्लॉक को ना उठा के किसी स्पेस क्राफ्ट के साथ हम अटैच कर देते हैं, जो इसको हाई स्पीड से लेके जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, ठीक है। जब देखें ये स्पेस क्राफ्ट हाई स्पीड से जा रहा है, तो ये लाइट क्लॉक ने भी आगे की तरफ जाना है। तो अब ये जो लाइट पल्स है, जो वर्टिकली अप एंड डाउन जा रही थी, वर्टिकली अप एंड देन वर्टिकली डाउन, अब उसको इस तरह से डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, मतलब अप एंड डाउन भी जाना पड़ेगा और आगे की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो देखिए इस केस में लाइट को अब ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, ऐसा ही है ना बच्चे। जी सर। अब वही फॉर्मूला लेते हैं, c इज इक्वल्स टू, हमें पता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब c तो क्या है, c इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या हो रहा है बच्चे, ज्यादा, तो फिर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए टाइम को भी क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल c की वैल्यू में लेट कर लेता हूं, शुरू में है 10 और डिस्टेंस है लेट्स सपोज 20 और टाइम है 2, तो दोनों साइड्स पे आंसर 10 ही आएगा ना। लेकिन c ने तो 10 ही रहना है। अब क्योंकि जब हाई स्पीड से मूव कर रही है, तो अब डिस्टेंस बचे ज़्यादा कवर हो गया ना, तो हम कहते हैं डिस्टेंस लेट्स सपोज कवर हो गया 40, पहले से ज़्यादा हो गया। तो अब मुझे बताएं टाइम को क्या होना पड़ेगा, सर इंक्रीज होगा। हाँ, और कितना हो जाएगा, 4 होना पड़ेगा, तब भी दोनों साइड्स पे क्या आएगा, 10 आएगा। तो इसका मतलब है इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि c ने तो कांस्टेंट रहना है, जबकि इस केस में डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इक्वेशन बैलेंस उसी टाइम रहेगी जब टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और टाइम इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि टाइम तेज़ी से गुजर जाएगा, बल्कि घड़ी की सुइयां ही बहुत आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगी, क्लिक करेंगी। जो नीडल्स हैं वही आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगी, क्लिक करती हैं, ठीक है। तो इसका, इससे आपको समझ आ गई वैसे। जी सर आ गई है। हाँ जी। और एक मैंने आपको कल बताया था मैथ्स के लिए कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² होता है, ठीक है। और c तो यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से मूव करता है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अब जब ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से मूव करता है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बेसिकली क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। क्योंकि जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हो जाएगी। अब हमने पढ़ा हुआ है E इज इक्वल्स टू mc²। इसमें क्या होता है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, जिसने चेंज नहीं होना, विच इज अ कांस्टेंट फैक्टर। तो अब E ज़्यादा हो रहा है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए m को भी क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं मैथ इंक्रीज हो गया।
तो यहाँ पे आपने कहना है c तो कांस्टेंट है, अब डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए टाइम को भी ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक देखिए कोई कन्फ्यूजन? नो सर, क्लियर है जी। अब उसी का हम टाइम डायलेशन का कोई एग्जांपल कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जैसे यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। नाउ कंसीडर अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 0.8 c होगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 0.8 c से मूव कर रही है। और नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कोई भी हम टाइम ले लेते हैं कि शुरू में टाइम कितना उसको लग रहा था, 1 मिनट लिख रहा है, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ से। एन ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन पिक्स अप एंड ओपन अ न्यूज़पेपर इन 1 सेकेंड। मतलब जो ट्रेन के अंदर बैठा है ना ऑब्जर्वर, उसने क्या किया, एक न्यूज़पेपर को उठाया और न्यूज़पेपर को उठा के इसको खोला, तो उसको कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। मतलब वो जो ट्रेन के अंदर ऑब्जर्वर है ना, उसने न्यूज़पेपर को उठाया, उठा के न्यूज़पेपर को खोला, जैसे एक बुक उठाई, बुक को खोला, तो उसको कितना टाइम लगा इस पूरे करने के लिए, इवेंट के लिए, 1 सेकेंड। सो द प्रॉपर टाइम इज 1 सेकेंड, कि मतलब बुक को उठाने में और बुक को खोलने में उसको जस्ट 1 सेकेंड लगे। लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर होगा, वाइल एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ द ट्रैक, मतलब एक ऑब्जर्वर समझ लें उस ट्रेन से बाहर है और वो पूरे इस पर्सन को देख रहा है कि उसने क्या किया है, ट्रेन में न्यूज़पेपर को उठाया और उसको ओपन किया, तो उसके लिहाज से जो टाइम होगा वो अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो उस टाइम के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। तो टी नॉट तो है, 1 मिनट लगा था ना उसको न्यूज़पेपर उठाने में और न्यूज़पेपर को खोलने में। लेकिन जो बाहर ऑब्जर्वर उसको देख रहा होगा ना, उसके लिहाज से वो 1 सेकेंड नहीं होगा, वो होगा 1 माइनस वी की जगह पे हम लिख देते हैं 0.8, 8 का स्क्वायर भी ले लेते हैं और सी का स्क्वायर भी, और नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा, जो रिलेटिविस्टिक टाइम वो 1 सेकंड की बजाय उसको कितना लगेगा, 1.7 सेकंड लगेंगे। मतलब बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से ना उसको फील होगा कि 1.7 सेकंड लगे, जबकि इनसाइड जो ऑब्जर्वर था उसके लिहाज से क्या था, जस्ट 1 सेकंड लगा था इस पूरे प्रोसेस में, इवेंट में। तो इसका मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके लिए टाइम जस्ट 1 सेकंड गुजरा है, लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा होकर उसको ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए 1.7 सेकंड हो गया। तो उसके लिए देखें टाइम क्या हो गया, डायलेट हो गया ना, टाइम इज डायलेट का मतलब टाइम मूव्स स्लोली, मतलब टाइम स्ट्रेच हो जाता है। अब बच्चे इसकी समझ आई है? ये सर आ गई है। अब अगर हम इनके रिजल्ट्स को कंक्लूड करें तो पहला रिजल्ट हमने पढ़ा था कि E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर, इसका मतलब है एनर्जी एंड मास आर इंटरचेंजेबल। सेकंड हमने पढ़ा था इंक्रीज इन मास, जो कि होता है m इज इक्वल्स टू एम नॉट ओवर स्क्वेयर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। और इसमें हमने देखा था मूविंग मास इज ग्रेटर देन द रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस मास इंक्रीज होने लग जाता है। थर्ड केस हमने पढ़ा था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और उसमें जो रिलेटिविस्टिक लेंथ है वो एल नॉट स्क्वेयर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर की आई थी। और उसमें हमने देखा था जो रिलेटिविस्टिक लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है एज कंपेयर टू दी प्रॉपर लेंथ। इसमें लेंथ हम लिख देते हैं, लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसकी भी यही एक कंडीशन है कि अगर बचे
ऑब्जेक्ट को आपने उसकी डायरेक्शन में रखा हुआ है ना, जिस डायरेक्शन में वो कोई चीज़ मूव कर रही है, तब भी उसकी लेंथ शॉर्ट होगी। अगर आप उसको परपेंडिकुलरली प्लेस कर देंगे ना, जैसे एक फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आपने एक स्टिक को भी इसी तरह डायरेक्शन में ही रखा हुआ है, तब आपको वो शॉर्ट होते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस टुवर्ड्स राइट जा रहा है, आप उसको हॉरिजॉन्टल रखने की बजाय वर्टिकल रख देते हैं, इस तरह से आप प्लेस कर देते हैं, तो फिर आपको उसकी लेंथ में कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा। तो उसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली प्लेस हो टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फ्रेम, तो उसकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर उसको आपने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है, तब आपको उसकी लेंथ में चेंज नज़र आएगा, डिक्रीज होती हुई नज़र आएगी। ये ज़रा MCQs के लिए याद रखना है। नेक्स्ट इज टाइम डायलेशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से मूव करता है तो उसके लिए टाइम दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से, जो रेस्ट पर हो, उसके लिहाज से टाइम स्लो हो जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन वो जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है उसको फील नहीं होता। जब वो कंपेयर करेगा ना उसको किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पर्सन के साथ, तो फिर उसको लगेगा कि हाँ, हमारा टाइम जो है वो स्लो मूव कर रहा था, जबकि दूसरे वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो फ्रेम रेस्ट पर था उनका टाइम ज़्यादा आगे निकल चुका है हमारे वाले टाइम से। ठीक है, अब ये जो आपके पास 4 फैक्टर्स हो गए हैं। नेक्स्ट है 5th, लिमिट स्पीड ऑफ द पार्टिकल। लिमिट स्पीड ऑफ द पार्टिकल, कि पार्टिकल कितनी स्पीड से मूव कर सकते हैं, क्या वाकई अब पार्टिकल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकते हैं? तो उसके लिए देखें, अगर हमें पता है मैस का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिविस्टिक मैस का, m इज इक्वल्स टू m0 स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो देखें, इफ अगर मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल हो जाए, इफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये अगर हम ऊपर पुट करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m0, नीचे बचे आ जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास m इज इक्वल्स टू m0, यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 इज 0, तो m इज इक्वल्स टू m0 ओवर 0 आ जाएगा। और मैथ में आप लोग पढ़ रहे होंगे एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी। तो मैथ कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। जब मैथ इनफाइनाइट हो जाए तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है F इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma, और m की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज इन्फिनिटी, तो F बिकम्स इनफाइनाइट। तो इसका मतलब है अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो, तो शुरू में आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, इनफाइनाइट फोर्स लगानी पड़ेगी, और इनफाइनाइट फोर्स विच इज नॉट अवेलेबल। तो इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मटीरियल ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास हो, पॉसिबल फॉर मटीरियल ऑब्जेक्ट टू मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब वो मूव करेगा तो उसके मास इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट को मूव करवाने के लिए इनफाइनाइट ही फोर्स चाहिए, और इतनी फोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। ठीक है।